स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के हिंदी संस्करण पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये वो किताब है जिसने सही में दुनिया भर में लाखों लोगों का पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। और मजे की बात यह आपको पता है, 1997 में जब ये आई थी तो कई पब्लिशर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, कुछ ने तो यहां तक कहा भाई लेखक को पता ही नहीं कि वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन फिर देखिए, ये दुनिया की नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस किताब बन गई। करीब 4 करोड़ कॉपीज बिकी हैं इसकी। किताब का जो पूरा सार है वो दो पिताओं की अलग अलग सोच पर आधारित है, एक अमीर डैडी और एक गरीब डैडी। तो आज हम उनकी जो मुख्य बातें हैं, कहानियां हैं, उनको थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पैसा, संपत्ति और हमारी सोच, इनका आपस में क्या लेना देना है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है लेखक के बचपन से। उनके 2 पिता थे। एक उनके अपने पिता पढ़े लिखे थे, पीएचडी थी, सरकारी नौकरी में थे। इन्हें वो गरीब डैडी कहते हैं। और दूसरे थे उनके बेस्ट फ्रेंड माइक, उनके पिता। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 8वीं पास शायद, पर बहुत सफल बिजनेसमैन थे। ये थे अमीर डैडी। हाँ, और पैसे को लेके दोनों की सोच मतलब बिल्कुल ही अलग थी। बिल्कुल। गरीब डैडी का मानना था, जैसा किताब में लिखा है, पैसे का मोह ही सारी बुराई की जड़ है। और अमीर डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। एकदम 180 डिग्री। हाँ, बिल्कुल उल्टा। और ये जो बिल्कुल अलग अलग सलाहें थीं बचपन में लेखक के लिए काफी कंफ्यूजिंग रही होंगी। हाँ, जाहिर है। लेकिन इसी कंफ्यूजन ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। वो बस किसी एक की बात मान लेने या नकार देने के बजाय खुद सोचने लगे कि मेरे लिए क्या सही है। जैसे एक पिता कहते, खूब मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। हाँ, जो हम सब सुनते आए हैं। और दूसरे पिता क्या कहते, खूब मेहनत से पढ़ो ताकि तुम खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी ढूंढ सको। वाह, कितना अलग नजरिया है ना? टैक्स पर भी सोच बिल्कुल अलग थी। एक पिता मानते थे कि भाई अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए। दूसरे पिता का तर्क था, जैसा किताब कहती है, कि टैक्स जो है वो उत्पादन करने वालों को सजा देता है और जो उत्पादन नहीं करते उन्हें इनाम। अच्छा। यहीं से, इसी कॉन्ट्रास्ट से लेखक की जो फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी है वो शुरू हुई। उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर ज्यादा लोग नहीं चलते। अमीर डैडी का पहला सबक वो शायद सबसे ज्यादा, क्या कहते हैं, चौंकाने वाला था और जिसपे बहुत बहस भी हुई। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, यही लाइन थी जिसने पब्लिशर्स को शायद डरा दिया था। बिल्कुल। उन्हें लगा ये क्या बेतुकी बात है। किताब ये भी पॉइंट आउट करती है कि आज अमीर और बाकी लोगों के बीच का जो गैप है वो और भी बढ़ गया है। कुछ आंकड़े हैं, जैसे अमेरिका में 2009 से 2012 के बीच जो इनकम बढ़ी उसका 95% हिस्सा सबसे अमीर 1% लोगों के पास गया। बाप रे, 95%। हाँ, ये दिखाता है कि पैसा कर्मचारियों के पास उतना नहीं जा रहा जितना उद्यमियों और निवेशकों के पास जा रहा है। मतलब उन लोगों के पास जो पैसे के लिए काम करने वाली सोच से ऊपर उठ गए हैं। पर सोचने वाली बात है, लेखक ने सिर्फ 9 साल की उम्र में ये मुश्किल सबक सीखा कैसे? किताब में इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। हाँ, वो 10 सेंट वाली कहानी। वही। अमीर डैडी ने उन्हें और उनके दोस्त माइक को अपने एक छोटे से स्टोर में काम दिया, 10 सेंट प्रति घंटा। काम क्या था? डिब्बों से धूल साफ करना, शेल्फ पर लगाना। एकदम बोरिंग। बच्चों के लिए तो बहुत बोरिंग। बिल्कुल। कुछ हफ्ते हुए और लेखक का सब्र टूट गया। उन्हें लगा अमीर डैडी अपना वादा नहीं निभा रहे हैं, कुछ सिखा नहीं रहे हैं, बस उनसे मुफ्त का काम करवा रहे हैं। तो उन्होंने हिम्मत करके अमीर डैडी से बात की और अमीर डैडी को गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा दिए। हाँ, ये तो और भी अजीब था। यहीं पर असली सबक शुरू होता है। अमीर डैडी ने तब समझाया कि देखो, जिंदगी ऐसे ही लोगों को धक्के मारती है। 2 मेन फीलिंग्स हैं जो हमें चलाती हैं, डर और लालच। डर और लालच। हाँ, पैसे न होने का डर और ज्यादा पाने का लालच। ज्यादातर लोग इसी डर और लालच के चक्कर में फंसकर, जिसे वो चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं, उसमें भागते रहते हैं। रैट रेस। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो, थोड़ी शॉपिंग करो, फिर वही साइकिल। वो अपनी फीलिंग्स के गुलाम बन जाते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते ये सोचने के लिए कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें। फिर अमीर डैडी ने जो किया वो तो और भी कमाल था। उन्होंने कहा, ठीक है, अब से तुम दोनों बिना तनख्वाह के काम करोगे। ओ, जीरो पेमेंट? हाँ, जीरो। मकसद ये था कि वो पैसे के लिए काम करने की जो मजबूरी है उससे ऊपर उठकर सोचें।
और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पगार बढ़ाने का लालच भी दिया। पहले 25 सेंट, फिर $1, $2, $5 प्रति घंटा तक। $5 1956 में तो ये बहुत बड़ी रकम होगी बच्चों के लिए। बहुत बड़ी। पर उन दोनों लड़कों ने मना कर दिया। तो यहाँ सीखने वाली बात यही है कि अपनी भावनाओं को, खासकर डर और लालच को, अपने ऊपर हावी मत होने दो। दिमाग का इस्तेमाल करो, अवसर देखो, जैसे उन लड़कों ने किया। तनख्वाह बंद हुई तो उन्होंने एक मौका देखा। क्या मौका? स्टोर में जो पुरानी कॉमिक बुक्स फेंक दी जाती थीं, उन्होंने उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अच्छा। और फिर एक छोटी सी कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। दूसरे बच्चे 10 सेंट देकर 2 घंटे तक जितनी चाहे कॉमिक्स पढ़ सकते थे। अरे वाह! तो इस तरह उन्होंने पैसे से अपने लिए काम करवाया, खुद पैसे के लिए काम करने के बजाय। ये सोच का पूरा शिफ्ट था। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे सबक पर। अमीर डैडी का दूसरा बड़ा सबक था फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय साक्षरता। और इसकी जड़ क्या है? ये समझना कि संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी में क्या फर्क है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। हाँ, सुनने में आसान है, पर ये बहुत गहरा पॉइंट है। परिभाषा तो सीधी है, किताब भी साफ बताती है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। निकालता है, ठीक है। किताब इस बात पे जोर देती है कि आप कितना कमाते हैं वो उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप कितना रखते हैं और उसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। ये फर्क समझना ही मतलब फाइनेंशियल समझदारी की एकदम नींव है। और किताब का तर्क ये है कि ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग वो आर्थिक मुश्किलों में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो जिंदगी भर लाइबिलिटीज खरीदते रहते हैं और उन्हें एसेट समझ बैठते हैं। हाँ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, अपना घर। हाँ, ये वाला पॉइंट। किताब का एक और बोल्ड दावा, आपका घर संपत्ति नहीं है। 1997 में इस पर भी बड़ा हंगामा हुआ था। हुआ होगा, बिल्कुल। घर तो सबके लिए बहुत इमोशनल चीज है। हाँ, पब्लिशर्स को लगा कि पाठक इसे कैसे लेंगे। लेकिन फिर 10 साल बाद 2007-8 में जो दुनिया भर में रियल एस्टेट का संकट आया, हाँ, सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस, हाँ, उसने लाखों लोगों को ये सच्चाई बड़े कड़वे तरीके से सिखाई। जब उनके घरों की कीमतें गिरी और वो भारी कर्ज में फंस गए। देखिए, घर इमोशनली बहुत जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं। पर अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल एंगल से देखें तो अक्सर ये एक लायबिलिटी ही होता है। कैसे? प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, मेंटेनेंस का खर्चा है, अगर लोन लिया है तो उसका ब्याज, ये सब लगातार आपकी जेब से पैसा बाहर निकाल रहा है ना? बात तो सही है। अमीर डैडी की फिलॉसफी ये थी कि अमीर लोग पहले ऐसी एसेट्स बनाते हैं जो कैश फ्लो दें, मतलब रेगुलर इनकम, और फिर उस इनकम से घर या कार जैसी चीजें खरीदते हैं। मतलब पहले इनकम स्ट्रीम बनाओ, फिर खर्चे करो। बिल्कुल, वो एसेट से लायबिलिटी खरीदते हैं, ना कि लायबिलिटी को ही एसेट मान लेते हैं। हाँ। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि 2007 का संकट सिर्फ लोगों के घर खरीदने की वजह से नहीं था। जैसा किताब के बाद के एडिशंस में भी बताया गया, असली जड़ में वो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थे, डेरिवेटिव्स, हाँ। जिन्हें वॉरेन बफे ने क्या कहा था, सामूहिक वित्तीय विनाश के हथियार। बाप रे। और चिंता की बात यह है कि ये प्रॉब्लम कम नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। जहां 2007-8 में डेरिवेटिव्स का बाजार शायद $700 ट्रिलियन का था, आज अंदाजा है कि ये 1.2 क्वाड्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। क्वाड्रिलियन, ये तो सोच से भी परे हैं। हाँ, तो ये दिखाता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी जरूरी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी इकोनॉमी के लिए। अगर हम समझेंगे नहीं कि पैसा कैसे काम कर रहा है तो बहुत बड़े रिस्क हैं। बिल्कुल सही कहा। अब आते हैं तीसरे सबक पर, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, माइंड योर ओन बिजनेस। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसे मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक के कहानी से समझाया गया है। एक बार वो यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने पूछा, आप किस बिजनेस में हैं? सबने सोचा वो कहेंगे हैमबर्गर, लेकिन रे क्रॉक ने क्या कहा, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। अच्छा, हैमबर्गर नहीं, रियल एस्टेट। हाँ, सब चौंक गए। इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका गहरा मतलब ये है कि आपकी नौकरी यानी आपका प्रोफेशन और आपका बिजनेस यानी आपका अपना काम, ये दो अलग चीजें हैं। ओके। आपका बिजनेस है आपका एसेट वाला कॉलम बनाना और उसे लगातार बड़ा करना। रे क्रॉक का प्रोफेशन बेशक हैमबर्गर बेचना था, पर उनका असली बिजनेस क्या था? उन सारी जगहों की जमीन और बिल्डिंग्स खरीदना जहां मैकडॉनल्ड्स खुलते थे। अच्छा, तो वो जमीन से पैसा बना रहे थे। हाँ, किताब की सलाह है कि अपनी दिन की नौकरी करते रहो,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ साथ असली एसेट्स बनाना शुरू करो, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपके लिए इनकम पैदा करे, आपके एसेट कॉलम को भरे। लेखक ने खुद भी यही किया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। जब वो ज़ेरॉक्स में सेल्समैन थे तो अपनी सैलरी का एक हिस्सा वो लगातार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। इससे उनका एसेट कॉलम धीरे धीरे बढ़ने लगा, और मजे की बात ये हुई कि इस वजह से वो ज़ेरॉक्स में और भी अच्छे सेल्समैन बन गए। हाँ, वो कैसे? क्योंकि अब उनके पास एक क्लियर गोल था, ज्यादा कमीशन कमाना है ताकि और इन्वेस्ट कर सके। अच्छा, एक मोटिवेशन मिल गया। हाँ, और फिर एक दिन आया जब उनके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम उनकी ज़ेरॉक्स की सैलरी से ज्यादा हो गई। उस दिन वो फाइनेंशियली फ्री हो गए। कमाल है। अब चौथे और पांचवें सबक पर आते हैं। ये जुड़े हैं टैक्स के इतिहास से और इस आइडिया से कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। टैक्स वाला पॉइंट। हाँ, किताब कहती है कि टैक्स असल में अमीरों पर लगाम लगाने के लिए शुरू हुए थे, पर हुआ क्या? उल्टा, आज टैक्स का सबसे ज्यादा बोझ मिडिल क्लास पर पड़ता है। ऐसा क्यों? किताब के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह है कॉरपोरेशन का इस्तेमाल। अमीर लोग अक्सर एक कॉरपोरेशन यानी कंपनी बनाकर काम करते हैं। कॉरपोरेशन का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो उन्हें एक बड़ा फायदा देता है। कंपनी पहले पैसा कमाती है, फिर अपने सारे जायज खर्चे दिखाती है, सैलरी, ट्रैवल, ऑफिस रेंट वगैरह वगैरह। हाँ। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देती है। अच्छा। अब इसकी तुलना एक नौकरी वाले इंसान से करो। वो पहले पैसा कमाता है, उस पर तुरंत टैक्स कट जाता है, टीडीएस, और फिर जो बचा उससे वो अपने खर्चे पूरे करता है। बिल्कुल, पहले टैक्स फिर खर्चा। कॉरपोरेशन में पहले खर्चा फिर टैक्स। एग्जैक्टली। ये पूरी तरह लीगल है, पर इस स्ट्रक्चर का फायदा उठाने के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए। अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केट, कानून, इन सब की समझ होनी चाहिए। समझ गया। और ये अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो ऐसे मौके और डील्स देख लेते हैं जहां दूसरे लोग नहीं देख पाते। वो पैसे बनाने के नए तरीके खोजते हैं, क्रिएट करते हैं। अच्छा। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। इसके लिए सिर्फ जानकारी काफी नहीं, हिम्मत भी चाहिए। हिम्मत? हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत, गलतियां करने और उनसे सीखने का साहस। जैसा किताब कहती है, बड़े मौके आंखों से नहीं, दिमाग से देखे जाते हैं, और दिमाग को ट्रेन करने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गए सबक। लेकिन अगर ये सबक इतने अच्छे हैं तो फिर ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? किताब इस पर भी बात करती है। 5 मुख्य रुकावटें बताती है। हाँ, वो 5 रुकावटें क्या क्या थी वो? पहली है डर, खासकर पैसा खोने का डर। ये तो बहुत कॉमन है। दूसरी है निराशावाद या संदेह, सिनिसिज्म जिसे कहते हैं। हर चीज में नुक्स निकालना, ये नहीं चलेगा, ये तो स्कैम है। हाँ। तीसरी है आलस, टालम टोल करना। चौथी है बुरी आदतें, फाइनेंशियल बुरी आदतें। और 5वीं है अहंकार, एरोगेंस। हाँ, ये 5 बहुत बड़ी रुकावटें बन सकती हैं, और किताब इनको पार करने के तरीके भी बताती है। जैसे? डर के लिए कहा गया है कि जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करो, छोटे अमाउंट से करो, पर करो, ताकि कंपाउंडिंग का फायदा मिले। और अगर नुकसान हो भी जाए तो सीखने का मौका समझो, हार को अंत मत मानो। निराशावाद या शक से बचने के लिए सिर्फ आलोचना मत करो, विश्लेषण करो, फैक्ट्स देखो, ड्यू डिलिजेंस करो। ओके, आलस का क्या इलाज है? आलस का इलाज है थोड़ा लालच। खुद से पूछो, इसमें मेरे लिए क्या है? WIFM, What's in it for me? ये आपको मोटिवेट कर सकता है। और एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट है, ये कहना बंद करो कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। हाँ, ये तो हम अक्सर कहते हैं। इसकी बजाय खुद से पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? ये सवाल आपके दिमाग को खोलता है, समाधान ढूंढने पे मजबूर करता है। ये बढ़िया पॉइंट है। और बुरी आदतों में एक बहुत आम आदत है खुद को सबसे आखिर में भुगतान करना। मतलब सैलरी आई, पहले सारे बिल चुका दिए, क्रेडिट कार्ड भर दिया, और फिर महीने के अंत में देखा, अरे बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हाँ, ये बहुत लोग करते हैं। अमीर डैडी की सलाह ठीक इसके उलट थी। सबसे पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे ही इनकम आए, पहला हिस्सा चाहे 10% हो या 15%, उसे निकालकर सीधा इन्वेस्टमेंट या एसेट खरीदने के लिए अलग रख दो। बिल चुकाने से भी पहले? हाँ, फिर जो बचे उससे बिल चुकाओ और बाकी खर्चे करो। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना? हाँ, लग सकता है कि बिल कैसे चुकेंगे,
लेकिन इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। ये एक तरह का पॉजिटिव प्रेशर बनाता है। जब आपको पता है कि बिल चुकाने के लिए पैसे शायद कम पड़ें, तो ये आपको और ज़्यादा इनकम कमाने के नए तरीके खोजने के लिए पुश करता है, बजाय इसके कि आप अपनी सेविंग्स में से पैसा निकालें। ये सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। अच्छा, ये तो जबरदस्त तरीका है। और आखिरी रुकावट? अहंकार। अहंकार। किताब कहती है होता है अज्ञान प्लस घमंड, इग्नोरेंस प्लस ईगो। जब आप ये मानने लगते हैं कि मुझे सब पता है, मैं एक्सपर्ट हूं, तो आप सीखना बंद कर देते हैं। जबकि फाइनेंस की दुनिया तो लगातार बदल रही है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नियम बदल रहे हैं। तो सफल होने के लिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना, खुले दिमाग का होना बहुत जरूरी है। तो रिच डैड पुअर डैड के इस पूरे विश्लेषण से ये बात तो एकदम साफ है कि पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारा माइंडसेट कितना ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। इन पॉइंट्स याद रखने हो तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से पहला तो यही कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे से अपने लिए काम करवाओ। वो कॉमिक बुक लाइब्रेरी वाला उदाहरण याद है ना? हाँ, बिल्कुल। दूसरा असेट और लायबिलिटी का असली फर्क समझो, और लायबिलिटीज जमा करने के बजाय असेट्स बनाने पर फोकस करो। घर वाला पॉइंट याद रखना। तीसरा फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करो। अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केट, कानून, इनकी बेसिक समझ बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेशन वाला फायदा याद है? हाँ। और चौथा अपने अंदर की जो रुकावटें हैं, डर, शक, आलस, बुरी आदतें, अहंकार, उन्हें पहचानो और उन पर काम करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट वाली आदत सही है। बिल्कुल। और ये सबक आज भी शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। दुनिया तेजी से बदल रही है, जॉब्स उतनी सिक्योर नहीं रही, इकोनॉमी में अनिश्चितता है। हाँ, ये तो है। ऐसे में फाइनेंशियल नॉलेज सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी और अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाने का एक बहुत जरूरी टूल है। ये समझने के बारे में है कि पैसा काम कैसे करता है, ताकि हम पैसे को कंट्रोल कर सकें, बजाय इसके कि पैसा हमें कंट्रोल करे। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहाँ पर शायद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ। पैसे के बारे में वो कौन सी एक सोच या कहावत है जो आपने अपने परिवार से, अपने माहौल से सीखी है, और जो शायद अनजाने में ही सही आज आपको अपनी पूरी फाइनेंशियल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही हो? अच्छा सवाल है।